तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे इंजीनियर की जो कि हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, क्या आपने ऐसा कोई इंजीनियर देखा है जो कि ऐसे टॉपिक्स पर बात करता हो? इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स की बात करता है और काफी नॉलेजेबल भी है। ये देखिए इसके नॉलेज का नमूना। तो दुनिया में 7 वंडर्स हैं और उनमें से एक ताजमहल भी है। और ये जो ताजमहल है, क्या ये वही ताजमहल है जो शाहजहां ने बनाया था, या फिर ये तेजो महालय है जो कि एक हिंदू मंदिर हुआ करता था? मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं जिनको जानने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि ये तेजो महालय था या फिर ये ताजमहल है जो कि शाहजहां ने बनाया था। इसका यही फैक्ट्स लेकर एक बीजेपी नेता कोर्ट चला गया कि ये प्रूफ करने कि ये ताजमहल नहीं है पर एक मंदिर है जिसका नाम तेजो महालय है। फिर क्या, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वही काम किया जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के साथ होना चाहिए। कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस करके वहां से भगा दिया। और इस बंदे का थोड़ा फैक्ट्स भी सुन लेते। आखिर मैं ही जहर क्यों देखूं, आप भी थोड़ा देख लो। शाहजहां ने ये जो पैसे खर्च किए तेजो महालय के मॉडिफिकेशन में, उसे ताजमहल बनाने के लिए, इन सबसे औरंगजेब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। और ऐसा नहीं था कि शाहजहां ने ये पहली बार किया था। शाहजहां ने कई बार बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स थे जिन पे खर्च करके उसको इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाया। और इसी कारण से औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को ही बंदी बना लिया ताकि वो ये जो फिजूल की खर्चे हैं वो ना कर पाए। मतलब नॉलेज देखो भाई का पूरा मेडिवल हिस्ट्री याद है, लेकिन ये नहीं पता कि शाहजहां औरंगजेब के भाई दारा सिखों को राजा बनाना चाहता था। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हम यही पढ़ते हैं, औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को जेल में डाल दिया था ताकि वो उसका विरोध ना कर सके, खुद को बादशाह घोषित करता। इसके बाद शाहजहां की मौत हो जाती 22 जनवरी 1666 को। अरे उसने उसके बाप को जेल में इसलिए नहीं डाला था कि वो ज्यादा पैसे खर्च करता है, बल्कि इसलिए डाला था क्योंकि औरंगजेब के भाई दारा सिखों को बादशाह बनाना चाहता था और उसे डर था कि अगर शाहजहां बाहर आ गया तो उसे बादशाह नहीं बनने देगा। मतलब कि मैनिपुलेशन इनसे सीखे। ये तो थी भाई की हिस्ट्री की नॉलेज। अब भाई की लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज देखते हैं। जैसे कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला सुना दिया तो वो फाइनल होगा, दोनों पार्टीज को इसको मानना होगा और कुछ स्पेशल कंडीशंस को छोड़कर आप इस फैसले को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ना तो सिविल कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ सबसे ज्यादा फैलाया गया अफवाह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन को किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, जो कि एकदम गलत और बकवास है। अगर आप वक्फ के डिसीजन से खुश नहीं है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी में भी चैलेंज कर सकते हो। बाई आर्टिकल 32 एंड 273 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बेसिक राइट है, एंड आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट है जिसे कोई नहीं छीन सकता। और इन आर्टिकल्स का यूज करके कई बार वक्फ बोर्ड के केस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लाया गया और उसके डिसीजन भी चेंज हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि कोई जमीन उसकी है तो वो मान ली जाएगी, नहीं, आप उसको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। पर इंजीनियर भाई का मन यहीं तक नहीं भरने वाला, अभी तो ये मूवी रिव्यू भी करने वाला है। ये देखिए केरला स्टोरी पर भाई का क्या कहना है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उनके ऊपर FIR तक हो गया था ताकि इस फिल्म को बैन कर दिया जा सके, किसी भी तरीके से इसको रोक दिया जा सके। लेकिन इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे जो प्रूफ है जिनके बुनियाद पे इस वीडियो को बनाया है वो उन्होंने सबमिट कर दिया। तो जो भी चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई जाने वाली है वो सब कुछ 100% फैक्ट है। भाई अगर इस मूवी का एक फैक्ट सही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों बोल रहा है जो 32,000 कन्वर्टेड आतंकवादी लड़कियों का नंबर दिखाया गया है वो फिक्शन है, यानी कि काल्पनिक, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और जो ये डायरेक्टर बोल रहा है कि मैंने सारे एविडेंस दिखा दिए हैं, तो कोर्ट क्यों बोल रहा है आई क्यों नो ऑथेंटिक डेटा टू बैकअप द सजेशन दैट द फिगर ऑफ कन्वर्जन इज 32,000 और एनी अदर स्टेबलाइज्ड फिगर, यानी कि कोई ठोस सबूत नहीं दिखाएगा कि 32,000 या फिर इतने बड़े लेवल पर कन्वर्जन हुआ है। मतलब इंजीनियर भाई चाटने की भी हद होती है, आप तो एकदम चाट के लाल कर दीजिए। भाई जिस डायरेक्टर के दम पे ये कूद रहा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वही डायरेक्टर डिस्क्लेमर लगाता कि ये मूवी काल्पनिक है, पर तब तक देश में दंगे हो चुके थे। बिल्कुल, इसमें इस्लाम की सच्चाई बताई गई है, अल्लाह की सच्चाई बताई गई है। ऐसा कौन सा भगवान है, ऐसा कौन सा अल्लाह है जो आपको यह आदेश देता है कि जाके लड़कियों की रूह तक को छीन दो? हमारे श्री राम थे जो अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए श्रीलंका तक चले गए थे अपनी सीता को वापस लाने के लिए, और आपके अल्लाह लड़कियों की इज्जत को ऐसे बेचने के लिए कहते हैं? शर्म आती है मुझे इस्लाम धर्म के ऊपर। रियली माइंड डिस्टर्बिंग मूवी। माइंड डिस्टर्बिंग। लोग को पाकिस्तान भेजना चाहिए, लिटरली ये मुल्लों को पाकिस्तान भेजना चाहिए। सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं। ऐसा क्यों लगता है सारे? क्योंकि मैंने आज तक जितने भी केसेस देखे हैं इसको लेकर,
वहाँ पे सबके अब्दुल एक जैसे ही निकले हैं। मेरा अब्दुल, आपका अब्दुल, सबका अब्दुल एक जैसा ही है। जिस दिन काट के बंद हो गए ना तब समझ में आएगा। ऐसे सैकड़ों वीडियो जजीरे में दिखा नहीं सकता, पर आप उनकी भाषा समझ जाओ। और इससे इंडिया में कितना हेट फैला है। इस मूवी में रियलिटी के नाम पर बेशर्मों की तरह झूठ दिखाया गया है। खैर, डायरेक्टर से धोखा खाने के बाद इंजीनियर भाई मूवी रिव्यूअर का काम छोड़कर अब इलेक्शन कमिश्नर बना है। राहुल गांधी का फॉर्मूला है कि पहले इलेक्शन हार जाओ, पब्लिक के अंदर एलिगेशंस फैलाओ, लीगल कंप्लेन ना करो, एफिडेविट देने से मना कर दो और फिर पूरे मीडिया के अंदर जाके छाती पीट दो कि हमारा वोट तो चोरी हो गया भाई, बीजेपी ने हमारा वोट चोरी कर लिया। सेक्शन 80 आरपी एक्ट के तहत इलेक्शन पिटीशंस फाइल किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग करते नहीं। जब कर्नाटका के इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने राहुल गांधी से कहा कि आप एफिडेविट दे दीजिए भाई कि इस लिस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, गलत लोगों का नाम जोड़ा हुआ है या फिर बोगस लिस्ट है, तो राहुल गांधी ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सी। अरे ज्ञानी गणेश के नाती, अगर एफिडेविट के बाद जांच करोगे तो फिर अखिलेश यादव ने 18,000 वोट्स का एफिडेविट दिया था और अपोजिशन ने संसद में इस एफिडेविट का कॉपी दिखाकर प्रोटेस्ट भी किया था, ये बताने के लिए कि एफिडेविट तो एक बहाना है, असल में ध्यान मुद्दों से भटकाना है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो भाई। अपने मालिक को बचाने के लिए वोट चोरी पर क्या क्या बोलता है। बेंगलोर का जो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अकेले यहाँ पे 6.5 लाख के आसपास वोटर्स है। और बेंगलोर के जो बाकी के और भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जैसे कि शिवाजी नगर हो गया, क्षमा राजपेट हो गया, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, ये बहुत ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है और यहाँ पे बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए। ये बेंगलोर के शिवाजी नगर की लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं 717 में ये जो नाम आ रहा है वही सेम नाम 244 में भी है। दोनों का नाम रहमतुल्लाह है, दोनों के पिता का नाम भी अब्दुल सलाम है, हाउस नंबर भी दोनों का 3 है। बस यहाँ पे एज आप देखिए कि डिफरेंट है। महाराष्ट्र के जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है ना, जहां से की कांग्रेस जीतती है, वहां पे एबनॉर्मल राइज देखा गया वोटर्स की संख्या में। धुले सिटी में 20.58%, मालेगांव सेंट्रल में 43%, मालेगांव आउटर में 10%, बेलगन में 5.13%। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि वोट की चोरी हो रही है। असली में तो वोट की जो चोरी हो रही है ना, और जो फेक वोटर्स वगैरह है ना, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में निकल रहे हैं। जहां जहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, वहीं पे ऐसी चीजें क्यों सामने आ रही है। एक बात तो माननी पड़ेगी, भाई कितना भी कोशिश कर ले, खुद को हिंदू मुस्लिम करने से रोक ही नहीं सकता। आखिर पार्टी का सवाल है ना। मतलब सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सेम नाम, सेम पिता का नाम, सेम हाउस नंबर के साथ सिर्फ एज डिफरेंस है। यही सेम केस बेंगलोर के क्षमा राजपेट में भी है। 763 में आयशा बानू है, हस्बैंड का नाम है मोहम्मद हशीम, हाउस नंबर है 12/2। फिर 196 में सेम नाम आयशा बानू, हस्बैंड का नाम मोहम्मद हसीम, हाउस नंबर 12/2। और यहाँ की जो सीट है ना, वो एज एक्सपेक्टेड कांग्रेस ही जीतती है। अब कांग्रेस के खुद के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, जहाँ से वो जीत रहे हैं, वहां से डुप्लीकेट वोटर्स निकल आ रहे हैं। अब मैं आपको केरला का केस दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ कि कैसे केरला के अंदर वोटर फ्रॉड हो रहा है। ये इन स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हो कि किसी एक वोटर के पास कभी 2 वोटर आईडी का नंबर है, कहीं पे सेम वोटर आईडी 2 लोगों के पास है, कहीं कहीं पे सेम वोटर आईडी तो 3-3 लोगों का भी है भाई। तो क्या राहुल गांधी इस तरीके से वायनाड में इलेक्शन जीते थे? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये फ्रॉड इंजीनियर राहुल गांधी से पूछ रहा है कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी फेक वोटर्स हैं, उसका क्या? अरे भाई साहब, थोड़ा दिमाग है क्या? कुछ लॉजिक भी है क्या तुम्हारी बातों में? या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली? राहुल गांधी भी यही पूछ रहे हैं कि आखिर देश भर में इतने फेक वोटर्स क्यों हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ही इतने फेक वोटर्स हैं। और फेक वोटर्स का पता करके तो उनको लिस्ट से बाहर निकालने का काम तो ईसीआई का है। अगर ईसीआई इस काम को नहीं कर पा रहा तो सवाल ईसीआई से पूछा जाएगा। लेकिन ये गवार राहुल गांधी पर सवाल उठा रहा कि फेक वोटर्स क्यों हैं। भाई साहब, ये जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा ना, क्यों है फेक वोटर्स। लेकिन क्या करें, अंधभगत बनने के बाद इनका दिमाग घुटनों में चला जाता है। ये जो सीसीटीवी फुटेज का डेटा है भाई, वो प्राइवेसी की बात है और इस सीसीटीवी के फुटेज को 45 दिन तक के स्टोर किया जाता है। अगर उसके भीतर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप जाइए, केस कीजिए, कोर्ट जाइए, कोर्ट ऑर्डर देगा तो फिर वहां से जो फुटेज है वो रिलीज कर दिया जाएगा। आपको जो फुटेज देखना है, जिसका फुटेज देखना है कि कौन क्या कपड़ा पहन के आया था, क्या हो रहा था वहां पे, सब आपको दिख जाएगा। ये आउट ऑफ वर्ल्ड लॉजिक सुनने के बाद मुझे एक महापुरुष गणेश ज्ञानी की याद आ गई। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतलब कि 45 डेज तक प्राइवेसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन 46वें दिन ही प्राइवेसी खतरे में आ जाएगी और रिकॉर्डिंग दे देंगे तो इसमें बहू बेटी की इज्जत पर आंच आ जाएगी। हम क्या मनोहर लाल धाकड़ का वीडियो मांग रहे हैं?
अपोजिशन बस इसीलिए सीसीटीवी फुटेज मांग रहा है कि ताकि चेक कर सके कि कोई मल्टीपल टाइम वोटिंग तो नहीं करके आया हो, उसके फेस को मैच कर सके। और ऑलरेडी ऐसा हो चुका है और ये सारा काम ईसीआई का है, लेकिन करना किसको पड़ रहा है? अपोजिशन को। बिहार के अंदर इन्होंने पूरा हंगामा किया कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वोटर लिस्ट से। जब वोटर लिस्ट से नाम काटा जाता है तो सारे पार्टी के पॉलिटिकल एजेंट्स वगैरह होते हैं भाई, उनको पता होता है किसका किसका नाम कट रहा है। आप वहाँ पे एफिडेविट क्यों नहीं दे देते हैं? वहाँ पे आप केस क्यों नहीं कर देते हैं? लेकिन इनको तो केस वेस करना नहीं है, कोर्ट में जाना नहीं है, इनको सिर्फ ड्रामा करना है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट का नाम काटा जा रहा है। बिहार के अंदर जब SIR हुआ तो 22 लाख डिसीज्ड वोटर्स का नाम रिमूव किया गया। इंजीनियर भाई बोल तो ऐसे रहा कि यही इलेक्शन कमिश्नर हो, और अगर आपको एफिडेविट पे इतना ही भरोसा है तो पहले जाकर अखिलेश यादव वाले एफिडेविट की जांच करवाओ, वरना ये एफिडेविट का रोना बंद करो। और बात रही बिहार SIR की, क्यों अपोजिशन उसको लेकर कोर्ट नहीं जा रही, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और ऐसी ने डिसीजन लिया है कि जितना भी नाम बिहार SIR में काटा गया है उसकी लिस्ट दे, और उसका रीजन भी बताया है। पर तुम्हारे ECI से यही नहीं हो पा रहा। आखिर ECI है किस लिए? ना तो ECI से ठीक ढंग से नाम ऐड हो पा रहा और ना ECI से ठीक ढंग से नाम काटा जा रहा। भाई अपनी चाटुकारिता को यही नहीं रोकता और आगे जाता है और बीजेपी को डिफेंड करता है। एग्जिट पोल तो बीजेपी के टाइम में भी बहुत बार गलत साबित हुआ है। 2004 में गलत साबित हुआ, 2024 में गलत साबित हुआ, लेकिन बीजेपी वाले तो कभी जाके प्रेस के सामने नहीं रहते हैं। EVM को मैनिपुलेट किया है, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ऐसा तो नहीं करते हैं। मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग ये फैक्ट्स देखिए। 2009 में LK अडवाणी बोलता है कि उनको EVM पर डाउट है और इलेक्शन बैलेट पेपर पर होना चाहिए। फिर 2010 में बीजेपी एक्सिक्यूटिव मेंबर GVL नरसिम्हा राव एक बुक लिखता है EVM पर, और जिसका नाम होता है डेमोक्रेसी एट रिस्क, और एक्सप्लेन करता कि EVM कैसे हैक होता है। सब छोड़ो, आप ये मोदी जी का पुराना वीडियो देखिए जिसमें वो इलेक्शन कमीशन को एक्यूज करते हैं और इलेक्शन कमीशन उनसे एफिडेविट नहीं मांगता। पूरा देश का मशीन आपके हाथ में है, प्रधानमंत्री से भी आपके पास इतने ज्यादा हक है, तो आप करते क्यों नहीं हो? क्या इरादा है आपका? और मेरी इस बात से भी इलेक्शन को बुरा लगता है कमीशन को, तो एक और केस ठोकने की आपको इजाजत है। और इंजीनियर भाई तो ये भी बोलता है कि बीजेपी कभी वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती। उन्होंने तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉड कर रहा है और इतनी सारी वोट रिगिंग हो रही है। तो फिर अनुराग ठाकुर क्या कह रहा था? नहीं, शायद और कुछ ही कह रहा होगा। यानी कि अगर बीजेपी वाला कोई कुछ भी करे तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर अपोजिशन वाले करे तो ये लोग अपनी छाती पीटने लगते हैं और एफिडेविट का रोना धोना शुरू कर देते हैं। उम्मीद है आज इस फ्रॉड इंजीनियर का अच्छा खासा नट बोल्ट कस दिया, और अगर कोई कसर रह गई है तो पार्ट 2 लेकर आ जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इंजीनियर भाई आप या फिर आपका सपोर्टर कोई मुझे देख रहा है तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा। एक होते हैं गधे, एक होते हैं ऐसे गधे जो अपने चेले चपाटों को भी गधा बना देते हैं। हे महामानव और उनके जितने भी चेले चपाटे चमचे हैं, आप सभी को मैं कह रहा हूँ अपनी बुद्धि थोड़ी सी अपडेट कीजिए। अगर नेता बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं या फिर बुद्धि से काम लेके आपको बुद्धू बना रहे हैं तो अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल कीजिए। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। अभी तक की वीडियो में हमने एक ऐसे इंजीनियर को देखा जो कि इंजीनियरिंग को छोड़कर सब कुछ करता है। अब हम आपको RJ यानी रेडियो जॉकी से मिलाएंगे जो कि एंटरटेनमेंट के नाम पर फ्रीडम फाइटर्स की बेशर्मों की तरह बेइज्जती करता है। मतलब उनके सामने तो सुल्ताना डाकू भी मेरठ के किसी गली मोहल्ले का चप्पल चोर लगता है, सच बता रहा हूं। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे इसने आदिवासी समाज के महान क्रांतिकारी तात्या, जिन्हें तात्या मामा भी बोलते हैं, उनकी बेइज्जती ये कर रहा है। मतलब कि आप लोग ही सोचे 1879 में अंग्रेजों ने इनको फांसी दी थी और आज ये आदमी बेशर्मों की तरह उसका मजाक उड़ा रहा है। और जब बाद में इसका विरोध किया गया तो माफी मांगकर वीडियो हटा दिया गया। इन दलालों का यही काम है। आजादी के लिए इनका कुछ योगदान तो था नहीं, लेकिन जो भी फ्रीडम फाइटर्स लड़े थे उनका नाम ये बदनाम करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तब ये सावरकर की तरह माफी मांग लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों मैं इसे बीजेपी का दल्ला बोल रहा हूँ। अभी पता चल जाएगा। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। अगर आप ये दावा करते हैं कि नहीं JNU के लोग ज्यादा बुद्धिजीवी हैं और यहाँ ज्यादा शोध होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। हेलो, देश के टॉप विश्वविद्यालयों की अगर लिस्ट निकालें ना तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU से बहुत आगे है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में नंबर 1 पर है और JNU 12 नंबर पर। भाई साहब सरकार की चाटुकारिता में इतना भी मत गिर जो चाहे मनगढ़ंत रैंकिंग बना देता। ये रहा इंडियन गवर्नमेंट का NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग।
जिसमें JNU का सेकंड रैंक है ऑल इंडिया में और DU इसमें बहुत नीचे है। वैसे ये वीडियो मुझे पता है तूने किस लिए बनाई होगी, ताकि ये JNU और DU वाले स्टूडेंट्स आपस में भिड़ जाएं और ये रैंकिंग उसी साल का जिस साल रौनक ने ये वीडियो बनाया था, जो कि आप ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर देख सकते हो। और ये बंदा यही नहीं रुकता, ये कहता है कि यहाँ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि बुजुर्ग पढ़ते हैं। भाई दिल्ली पुलिस को JNU स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोई भी सभ्य समाज अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं करता। और इसका जवाब कन्हैया कुमार ने बहुत अच्छे से दिया है। प्रधानमंत्री जी 35 बरस में MA किए हैं, हम 30 बरस में PhD किए हैं, क्या गलत किए हैं मोदी जी, आप ही बताइए। और इन सब बातों से आप लोग इसकी मानसिकता को समझ गए होंगे कि इसका काम JNU को बदनाम करना है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट सरकार से सवाल पूछते हैं और इसको अच्छा नहीं लगता कि कोई इसके पाँव से सवाल पूछे। ताजा मामला तमिलनाडु का है, जहां एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने कुछ दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट में याचिका लगाकर सदगुरु और ईशा फाउंडेशन पर इल्जाम लगाया है कि इन लोगों ने मेरी 2 बेटियों को कई सालों से बंधक बना रखा है। इस मामले में सदगुरु और ईशा फाउंडेशन से मद्रास हाई कोर्ट ने भी ऐसे सवाल किए जैसे कोई किसी क्रिमिनल से करता है। कोर्ट ने सीधे सदगुरु से पूछा है कि आपने अपनी बेटी की तो शादी करके उसे गृहस्थ बना रखा है, तो फिर दूसरों की बेटियों को आप सन्यासिनी बनाने के लिए मोटिवेट क्यों करते हो? कोर्ट और कैसा सवाल पूछेगा? अगर केस हुआ तो जांच होगी ही। और कुछ गलत तो पूछा नहीं, खुद तो अपनी बेटी की शादी कर दी और दूसरे की बेटियों को मोह माया से दूर रहने का संदेश देते हैं। ये बोल रहा है ना कि कोर्ट सदगुरु से क्रिमिनल के जैसे सवाल पूछ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सर्च करें कि सदगुरु की बीवी कैसे मरी। इस पे कभी और बात करेंगे। अभी वापस से आते हैं RJ पर। उन्हें ये कैसे बर्दाश्त होगा कि उन्हीं के स्टेट का एक शख्स दुनिया भर में सनातन की सबसे बड़ी आवाज बन रहा है, जो अपने आश्रम और अपने विचारों के जरिए दुनिया भर में योग और सनातन को मजबूत कर रहा है। वो हिंदुत्व की बात करने पर या सनातन की बात करने पर या योग की बात करने पर सदगुरु को कट्टरवादी बताएंगे। पर सदगुरु तो बोलता है कि वो किसी रिलीजन को नहीं मानते। और वेद गीता और उपनिषद पर सदगुरु का क्या कहना है, खुद सुन लो। What religion are you? What religion are you? I never identified with myself with any religion as such. I have to admit that I have neither read the Gita, nor the Vedas, nor the Upanishads, nor even the Yoga Sutra. I've never studied that. इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि सदगुरु हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करते, लेकिन RJ रौनक BJP का प्रचार जरूर करता है, जिसका फल इसको अच्छे से मिला है। इसकी बात भी हम बाद में करेंगे, पहले ये देख लीजिए कि शाहरुख खान से भी ज्यादा डिजर्विंग एक्टर्स थे साल 2023 में जिनको नेशनल अवार्ड दिया जाना था। और कह रहे हैं कि शाहरुख खान को यह अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि अब वो इंडियन गवर्नमेंट से काफी करीब हैं, उनके लिए काफी खास है। लेकिन जवान में उनकी परफॉर्मेंस ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती थी, ये दबी आवाज में उनके कुछ फैंस भी बोलते हैं। और ये नेशनल अवार्ड पर भी एक बड़ा सवाल उठाती है। लोगों का कहना है कि ये बिक गई है गवर्नमेंट। इस भाई का कहना कि शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि सरकार के वो बिल्कुल करीब है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि 2023 में और भी बहुत सारे एक्टर्स थे जो कि नेशनल अवार्ड डिजर्व करते थे, पर SRK सरकार के करीब है इसलिए उनको ये अवार्ड मिल गया। वैसे देखा जाए तो जब आपको नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिला तब आपसे बहुत अच्छे क्रिएटिव चैनल थे जो कि ये अवार्ड डिजर्व करते थे, पर पता नहीं आपको ये अवार्ड क्यों मिला। शायद आप गवर्नमेंट के करीब तो नहीं हो। सच्चाई तो यही है कि आपको भी नेशनल क्रिएटर अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि सारा दिन आप BJP का गुणगान करते हो और अपोजिशन के खिलाफ जहर उगलते हो। और इस बात में कोई डाउट नहीं कि आपको BJP की दलाली का अवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि चरण वंदना करने में भी तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन नेशनल अवार्ड, इसकी तो एक अपनी इज्जत होती है ना भाई साहब। हेलो, EVM के मैटर पर RJ भाई BJP को डिफेंड कर रहा था और कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहा था। जब आप ये कहते हो ना कि BJP ने EVM को हैक कर लिया है, वो भी बिना किसी बेस के, तो एक तरह से ऐसा बोलकर आप देश को बांटते हो, जनता को आप उकसा रहे हो। और ऐसा वही लोग कर रहे हैं जो हर बात पर ये कहते हैं कि मोदी देश को बांट रहा है, BJP देश को बांट रही है, मगर हकीकत ये है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा देश को आप लोग ऐसी बातें बोलकर बांट रहे हैं। ये काम सबसे पहले कृष्ण अडवाणी कर रहे थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि BJP के लीडर EVM को अपोज करते हुए किताब लिख लेते हैं, पर रौनक ये नहीं बोलेगा कि BJP बंटवारा करती है। यार, अवार्ड पाने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ करना पड़ता है। आपको बता दें, हर मशीन में एक सेपरेट चिप लगी होती है, उसका एक अलग सीरियल नंबर होता है। अब इस मशीन को अगर किसी को हैक करना है या उसमें गड़बड़ी करनी, तो ये मशीन फिजिकली उसके पास होनी चाहिए। और जब कोई ये क्लेम करता है कि BJP ने 3 राज्यों में BJP इसलिए जीत गई क्योंकि उसने EVM हैक की थी, तो बेसिकली वो ये क्लेम कर रहा है कि BJP ने चुनाव जीतने के लिए सारे राज्यों के सारे बूथों की EVM मशीन अपने कब्जे में ली और रातों रात गड़बड़ करके सारे वोट खुद डाल दिए।
वो भी तब जब ये सारी मशीनें स्ट्रांग रूम में थी और उन्हें हर पार्टी के नुमाइंदे की निगरानी में सील पैक करके रखा गया। अगर सारी ही मशीन स्ट्रांग रूम में होती हैं तो ये मशीन बीजेपी लीडर की गाड़ी में क्या कर रही है? वैसे भी आजकल वोट चोरी पर कितनी बातें हो रही हैं, कितना ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, लेकिन भाई साहब ने वोट चोरी के लिए एक भी वीडियो नहीं डाला। और अगर ये बंदा वोट चोरी पर वीडियो डालेगा तो उसमें एक ही बात बोलेगा, क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? जिस तरह से भाई ने हर बात पर बीजेपी का समर्थन किया है, वैसे भी केरला स्टोरी पर भाई बीजेपी का समर्थन करता है और फिर पकड़ा जाता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। अच्छा, फिल्म को जब सेंसर बोर्ड पास कर चुकी है, केरल हाई कोर्ट उसे अप्रूव कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। क्या बोला तूने? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। यानी कि इसने ये तो बता दिया कि एससी ने केरला स्टोरी पर बैन नहीं लगाया, लेकिन ये नहीं बताया कि एससी ने केरला स्टोरी जैसी मूवी को फिक्शनल बताया है और एससी ने आदेश दिया कि मूवी की स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर लगाना होगा और बाद में वो डिस्क्लेमर लगाया भी जाता है कि जो फिल्म हर बात प्रूफ के साथ कह रही है, जो असली लोगों की जिंदगी पर बनी है, उनकी तकलीफ बयां कर रही है, ऐसे फिल्म से कुछ लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो अगर ये मूवी फिक्शन बेस्ड नहीं होती तो वो डिस्क्लेमर लगाने की क्या जरूरत पड़ती? कुछ लोगों का कहना है कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ भड़काती है। अब देखिए, इन सारी आलोचनाओं पर मेरा बस इतना ही कहना है कि ये फिल्म किसी धर्म के खिलाफ भड़काती नहीं है। ये तो 3 लड़कियों के साथ जो हुआ उसे बयां कर रही है, उस कहानी को। अब उन लड़कियों को फंसाने वाले अगर एक मजहब के थे तो फिल्म क्या जानबूझकर उसे किसी और धर्म का बता देगी क्या? नहीं ना। आज तक इतनी फिल्मों में ढोंगी बाबा, फ्रॉड हिंदू संत दिखाए गए हैं, तो क्या उन फिल्मों को पूरे हिंदू धर्म के खिलाफ प्रोपोगंडा बताया जाए? देखिए भाई, जो भी उन 3 लड़कियों के साथ हुआ है उसके लिए भी हम सभी को दुख है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज की आड़ में इतनी ज्यादा नफरत फैलाओगे। जो कि ये मूवी नफरत फैलाने का काम कर रही है और इसके डायरेक्टर ने नफरत फैलाने का काम किया, जिसका असर हमें ऑडियंस पर देखने को मिला और नफरती बातें भी कर रहे थे, नफरती रिएक्शन भी देखने को मिला। इसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, देख सकते हो। केरला स्टोरी के बाद किस तरीके से नफरत फैली थी और कई जगह दंगे भी हुए थे। थिएटर का रिएक्शन देखकर पता चल जाएगा कि कैसे ये मूवी प्रोपगेंडा और ब्रेन वॉशिंग कर रही थी। वैसे रौनक भाई को जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की काफी नॉलेज है। जब ट्रंप जीता था तब तो ये ऐसे खुश हो रहा था कि जैसे कि इसकी मौसी का लड़का हो और इंडिया को जो फायदा होने वाला था वो भी सब कुछ गिनवा रहा था। लेकिन आज ट्रंप टैरिफ लगा रहा है तो आज ये उसको गाली दे रहे हैं। कल तक ट्रंप को पापा बनाए बैठे थे और आज चाइना की अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बीजेपी सपोर्टर्स और राइट विंग यूट्यूबर्स का जियोपॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट रहता है, चाहे बेशक इनको नॉलेज जीरो हो उस मामले में, लेकिन एक बार तो जियोपॉलिटिक्स पर ज्ञान जरूर देते हैं। वैसे आप लोगों का फेवरेट गोदी यूट्यूबर कौन सा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और क्यों फेवरेट है, रीजन भी बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।